जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की अभी की सबसे बड़ी खबर की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारतीय क्रू वाले कमर्शियल जहाजों पर हमलों के बाद भारत ने यूक्रेन के राजदूत को किया आनन फानन में तलब। दोस्तों, एक्शन में मोदी सरकार। वहीं आपको बताएंगे पीओके में शुरू हुआ दिखावटी चुनाव। जी हां, आखिरकार आज होने लगा चुनाव। आसिम मुनीर के खिलाफ उग्र हुआ प्रदर्शन, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारेबाजी। बताएंगे पीओके में इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन आज। वहीं यूनाइटेड नेशन और मुस्लिम उम्मा से लगाई गुहार, चौतरफा गिरे शहबाज और मुनीर। वहीं आपको बताएंगे कैसे राजनाथ सिंह जी के पीओके पर बयान का जवाब देने में पाकिस्तान से हुआ कांड, एक गलती से हुआ अर्थ का अनर्थ। दोस्तों, हो गए शहबाज ट्रोल। वही क्या भारत को घेरने के फिराक में है बांग्लादेश। दोस्तों, तुर्की संग मिलकर सैन्य ताकत बढ़ाने की हड़बड़ी में बांग्लादेशी आर्मी चीफ ड्रोन फैक्ट्रियों की छानी खाक। भारत हुआ अलर्ट। दोस्तों, बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि पीओके तो भारत लेकर ही रहेगा और लेकर रहना भी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत ने काला सागर क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर भारतीय चालक दल वाले मालवाहक जहाज एमवी एजियन रैगनार पर हमले के बाद विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर ओलेक्जेंद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस जहाज पर 4 भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद थे। घटना के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया कि संघर्ष वाले क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह पिछले एक सप्ताह में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी गंभीर घटना है, जिससे नई दिल्ली की चिंता और बढ़ गई है। दोस्तों, बता दें, भारतीय दूतावास के अनुसार शनिवार को एमवी एजियन रैगनार यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर हमले की चपेट में आ गया। ओडेसा काला सागर का प्रमुख बंदरगाह है और 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से कई बार हमलों का सामना कर चुका है। जहाज पर 4 भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद थे। दूतावास ने बताया कि इनमें से 2 भारतीय नाविक सुरक्षित मिल गए हैं, जबकि बाकी 2 की तलाश जारी है। इस घटना के बाद भारत ने यूक्रेन के राजदूत को बुलाकर अपनी गंभीर चिंता दर्ज कराई। रविवार को विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक संघर्ष प्रभावित समुद्री क्षेत्रों में चलने वाले व्यावसायिक जहाजों पर नौकरी करने जा रहे हैं, वे पहले सुरक्षा जोखिमों का पूरा आकलन करें। मंत्रालय ने संकेत दिया है कि युद्ध प्रभावित इलाकों में काम करने वाले भारतीय नाविकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। भारत लगातार अपने नागरिकों की सुरक्षा पर नजरें बनाए हुए हैं और ऐसे मामलों में संबंधित देशों के साथ सीधे संपर्क कर रहा है। पिछले सप्ताह ही एमवी गोल्डन लियो नामक एक व्यावसायिक जहाज पर एक रूसी हमले में 4 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। उस घटना के बाद विदेश मंत्रालय ने रूस के कार्यवाहक राजदूत व्लादिमीर लादानोव को भी तलब किया था, जो हमने अपने खबर के जरिए आपको बताया था। उस समय रशिया के राजदूत नई दिल्ली में मौजूद नहीं थे, इसीलिए कार्यवाहक राजदूत को बुलाया गया। 18 जुलाई के बाद से काला सागर क्षेत्र में हमलों में कुल 5 भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं के बाद भारत ने दोनों पक्षों के समक्ष भारतीय नागरिकों और भारतीय चालक दल वाले जहाजों की सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठा दिया। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर भारत की चिंता क्यों बढ़ गई है। तो आपको बता दें, रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच काला सागर का समुद्री क्षेत्र जो है वो लगातार संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। इसी क्षेत्र से बड़ी संख्या में व्यापारिक जहाज गुजरते हैं, जिन पर भारतीय नाविक भी काम करते हैं। पिछले एक सप्ताह में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी 3 घटनाएं सामने आने और भारतीय नागरिकों की मौत के बाद भारत ने साफ संदेश दिया है कि उसके नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि नई दिल्ली ने एक के बाद एक राजनयिक स्तर पर कार्रवाई करते हुए संबंधित देशों के प्रतिनिधियों को तलब किया है। यानी भारत ने भी दिखा दिया है कि अब वो भारत देश नहीं जो पहले हमला होने के बाद भी दम घुट कर रह जाता था, लेकिन आज 2014 के बाद का ये नया भारत है जो हर एक छोटे से छोटे मुद्दे का भी तगड़ा जवाब देता है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन भारत द्वारा दिए जा रहे जवाब के लिए अगर आप इस पर एग्री करते हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सामने लाइक का बटन है, नहीं दबाया अभी तक लाइक का बटन तो अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें अगली बड़ी चौंका देने वाली खबर, जहां जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। दोस्तों, पीओके में शुरू हुआ दिखावटी चुनाव। आसिम मुनीर के खिलाफ उग्र हुआ प्रदर्शन, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ तगड़ी नारेबाजी। दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव से पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। मीरपुर डिवीजन में 14 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर अपने वोट डालेंगे। ये वोटिंग उस वक्त हो रही है जब पीओके में उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं। वहीं कई विपक्षी पार्टियों ने पाकिस्तानी सेना पर दखल देने का आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान किया।
किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीओके के मीरपुर, भीमबर और कोटली जिलों के 13 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक इस प्रक्रिया के लिए 2500 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और वोटिंग के दिन से पहले ही सभी जिलों में चुनाव का सामान भेज दिया गया था। पीओके सरकार ने वोटरों की भागीदारी को आसान बनाने के लिए मीरपुर डिवीजन में 27 जुलाई को सार्वजनिक छुट्टी का भी ऐलान किया है। इस चुनाव में भी पहले की ही तरह पाकिस्तान की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों का ही दबदबा रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोले तो PPP और इस्तेहकाम ए पार्टी पाकिस्तान यानी IPP शामिल हैं। दोस्तों, न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार इस चरण में जिन 13 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनके लिए लगभग 300 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। अकेले कोटली जिले में 6 विधानसभा सीटों के लिए 135 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मीरपुर और भीमबर जिलों में 7.5 लाख से ज्यादा वोटर 7 सीटों के नतीजे तय करेंगे। पाकिस्तान की सेना पीओके में होने वाले चुनाव को तय करती है और दखल खत्म करने के लिए ही पीओके में कई महीनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। लंबे समय से ये आरोप लगाते रहे हैं कि शक्तिशाली सेना सुरक्षा और प्रशासनिक संस्थाओं पर अपने नियंत्रण के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में राजनीतिक नतीजों को प्रभावित करती रही है। जहां पाकिस्तानी अधिकारी ये दावा करते रहे हैं कि चुनाव कानून के मुताबिक कराए जा रहे हैं, वहीं विपक्ष ने इस प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। यानी जिन चीजों को लेकर दोस्तों ये प्रदर्शन हो रहा है, बवाल मचा हुआ है पीओके में, फिर वही काम करती दिखाई दे रही है पाकिस्तान की सरकार। वहीं पीओके के प्रदर्शनकारियों ने यूनाइटेड नेशंस और इस्लामिक देशों के संगठन OIC से तत्काल दखल देने की मांग की है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले संगठन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार परिषद UNHRC और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC को पत्र लिखकर पीओके में मानवीय और मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता जताई है और दखल देने की मांग की है। जाक ने आरोप लगाया है कि स्थानीय निवासी खुद को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग थलग महसूस करते हैं और उन्होंने अपनी आवाज सुने जाने के लिए ध्यान आकर्षित करने की मांग की है। तो वहीं आपको बता दें, राजनाथ सिंह जी के पीओके पर बयान के जवाब देने में पाकिस्तान से हुआ कांड। एक गलती से हो गया अर्थ का अनर्थ, हो गए ट्रोल। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रविवार को पाकिस्तान को सख्त से सख्त संदेश देते हुए कहा है कि कश्मीर मुद्दे से जुड़े किसी विवाद पर बात होगी तो वो पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा है, वरना नहीं होगी। जी हाँ, राजनाथ सिंह जी के कमेंट पर एतराज जताते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी किया है। इस बयान में एक ऐसी गलती पाकिस्तानी अफसरों ने कर दी है जो सोशल मीडिया पर मजाक की वजह बन गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान के आखिरी पैरा में कहा गया है कि भारत का रवैया क्षेत्रीय शांति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। भारत के खराब बर्ताव को बताने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों ने जिस शब्द को चुना उसमें एक गड़बड़ी की वजह से अर्थ का अनर्थ हो गया है। इस पर पाकिस्तान से भारत तक मजाक हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी विदेश कार्यालय में बयान में रोगी, जिसका मतलब खराबी या बदमाशी होता है, की जगह रोग शब्द का इस्तेमाल किया है। इस शब्द का मतलब लाल रंग, गालों की लाली या कांच चमकाने वाला लाल पाउडर के लिए किया जाता है। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय आखिर कहना क्या चाहता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के इस बयान पर आए कुछ मजेदार रिएक्शन इस तरह से हैं। इसमें लोगों ने पाकिस्तान में शिक्षा व्यवस्था से लेकर दूसरे मुद्दों तक का मजाक उड़ा डाला, जिसमें लोग कहते नजर आ रहे हैं, खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भैया तुम लोग समझ नहीं रहे हो। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से लगातार पिटने के बाद वे अपने पीछे के रंग को लेकर शिकायत कर रहे हैं और भी बहुत कुछ। जी हाँ दोस्तों, क्या इस मुद्दे पर आपकी राय? वहीं आपको बता दें, तुर्की संग मिलकर सैन्य ताकत बढ़ाने की हड़बड़ी में बांग्लादेश आर्मी चीफ ड्रोन फैक्ट्रियों की छानी खाक, भारत हुआ अलर्ट। जी हां, बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमा ने बीते हफ्ते 5 दिन का तुर्की का दौरा किया है। वो दौरा खत्म कर शनिवार 25 जुलाई को ढाका लौटे हैं। जनरल वकार के तुर्की दौरे की वो जानकारी सामने आई है, उससे पता चलता है कि उनका पूरा फोकस बांग्लादेश के लिए हथियार खरीद पर था। उन्होंने 5 दिन में तुर्की की 8 डिफेंस इंडस्ट्रीज का दौरा किया। इनमें तुर्की की सबसे आधुनिक रक्षा निर्माण सुविधाएं भी हैं। ये बांग्लादेश के तुर्की से रक्षा सहयोग, सैन्य आधुनिकीकरण और तकनीक हासिल करने पर बढ़ते जोर को दिखाता है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज के मुताबिक जनरल वकार उज्जमा ने तुर्की में जिन प्रमुख रक्षा उद्योगों और सैन्य प्रौद्योगिकी संगठनों का दौरा किया उनमें एसिस गार्ड, टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, तुसास माकीने और कीमिया इंडस्ट्री, SMKE, सार सिलमाज, STM, रॉकेस्टन, एजेल्सन और बाइकर शामिल है। ये इंडस्ट्री ड्रोन, मिसाइल और दूसरे आधुनिक हथियार बनाती है। रिपोर्ट में बताया गया
है कि जनरल वकार ने इस दौरों पर बांग्लादेश और तुर्की के रक्षा उद्योगों के बीच संभावित सहयोग पर लंबी चर्चा की है। दोनों देशों में आने वाले समय में यह सहयोग सैन्य हार्डवेयर और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर एरोस्पेस, मानव रहित प्रणालियों और स्वदेशी क्षमता विकास जैसे क्षेत्रों में हो सकता है। वकार ने राजनीतिक लोगों से ज्यादा तुर्की के सैन्य अफसरों से मुलाकात की है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने तुर्की के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री याजर गुलर, तुर्की जनरल स्टाफ के प्रमुख सेल्चुक बैरक्तार रोगलू, तुर्की थल सेना कमांडर और इस्तांबुल नौसेना शिपयार्ड के निर्देशक से मुलाकात की। वो प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री एसएसबी के प्रतिनिधियों से भी मिले, जो तुर्की की रक्षा खरीद संस्था है। दोस्तों, तुर्की के बांग्लादेश को मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई करने और ढाका में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिशों पर भारत की नजर लगी हुई है। दरअसल भारत की अपने पूर्वी बॉर्डर को लेकर सुरक्षा चिंताएं हैं। तुर्की और पाकिस्तान का अपने खिलाफ गठजोड़ ऑपरेशन सिंदूर के समय साफ तौर पर भारत देख चुका है। तुर्की और पाकिस्तान को अगर बांग्लादेश में पैर जमाने का मौका मिलता है तो भारत के बॉर्डर क्षेत्रों में गड़बड़ी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान की बांग्लादेश बॉर्डर से भारत के लिए परेशानी पैदा करने का मंसूबा किसी से छुपा नहीं है। तुर्की का साथ इसे भारत के लिए खतरनाक बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या है इस मुद्दे पर आपकी निजी राय अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल पड़ोसी देशों की भारत के सामने सार्क को जिंदा करने की जिद। पाकिस्तान को होगा बम्पर फायदा, क्या भारत इसके लिए होगा एग्री? बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने कहा है कि उनका देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क की बातचीत को फिर से शुरू करने में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति मुइजू ने कहा कि मालदीव कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है, जिनमें सार्क भी शामिल है। सार्क की स्थापना मालदीव सहित 7 संस्थापक देशों की पहल से हुई थी। उन्होंने कहा कि सार्क ने दक्षिण एशिया को काफी फायदा पहुंचाया है, लेकिन संगठन की गतिविधियां लगभग 9 वर्षों से ठप पड़ी हुई हैं। मालदीव के राष्ट्रपति अकेले नहीं है जो सार्क को फिर से जिंदा करने की मांग कर रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद लगातार सार्क को फिर एक्टिव करने की मांगे हो रही हैं। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार हो या मौजूदा प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार, दोनों ने कहा है कि सार्क का फिर से एक्टिव होना चाहिए, लेकिन भारत इन मांगों पर भाव नहीं दे रहा है। नेपाल भी सार्क को जिंदा करने की वकालत कर चुका है। पाकिस्तान बहुत बेकरारी के साथ सार्क को जिंदा करना चाहता है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैप्पी मोन जैकब ने तर्क दिया है कि सार्क के पुनर्जीवित होने से दिल्ली को मजबूती मिलेगी, लेकिन असल में सार्क पाकिस्तान को सशक्त बनाएगा। पाकिस्तान भारत के बराबर का दर्जा चाहता है और भारत पाकिस्तान को किसी भी तरह से राहत देने के मूड में नहीं है दोस्तों। लेकिन चाहे वो मोहम्मद यूनुस हो या तारिक रहमान या फिर मोहम्मद मुइजू, ये सभी वो लोग हैं जिनकी विचारधारा पाकिस्तान से मिलती है। आसिम मुनीर ने भारत को परमानेंट दुश्मन कहा है, तो फिर भारत आसिम मुनीर को कोई रियायत क्यों दे? हैप्पी मोन जैकब तर्क देते हैं कि नई दिल्ली के सामने पड़ोस को लेकर 2 खास उलझने हैं। एक तो यह कि वो इस इलाके में जितना ज्यादा जुड़ती है, वहां के लोग उससे उतनी ही ज्यादा नाराजगी दिखाते हैं, चाहे ये नाराजगी सही हो या गलत। और दूसरी बात ये कि वो जितना ज्यादा इस इलाके से पीछे हटती है, उसे उतना ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो अगर अपने पड़ोस पर अगर ज्यादा फोकस करता है तो ग्लोबल लक्ष्य पर ध्यान कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ चीन लगातार भारत के पड़ोस में पांव पसार रहा है। अमेरिका की भी इस क्षेत्र को लेकर जो नीति है वो भारत से मेल नहीं खाती है, इसीलिए भारत के पास सार्क को फिर से शुरू करने की कई सारी ठोस वजह मौजूद है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सार्क से भारत को क्या क्या फायदे होंगे। तो आपको बता दें, सार्क देशों के बीच भारत सबसे बड़ा देश है और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। इससे पड़ोसी देशों में दबदबा बनाने में भारत को तगड़ी मदद मिलेगी। हालांकि इससे पाकिस्तान के साथ संबंध सुधरेंगे या समान होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन भारत चीन के प्रभाव को थोड़ा कम जरूर कर सकता है दोस्तों। यानी इससे भारत जुड़े चाहे ना जुड़े, भारत दोनों में खुश है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस सार्क को फिर से जिंदा करना चाहता है। सार्क जो है वो पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि एससीओ के अलावा वो किसी भी बड़े वैश्विक समूह का सदस्य है ही नहीं। पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी वाले संगठन बीमस्टेक का भी हिस्सा नहीं है। बीमस्टेक में भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। बीमस्टेक में शामिल ना होने वाले सार्क के सदस्य देश सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव बचे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को लगता है कि सार्क अगर फिर से शुरू हो जाता है तो वो डिप्लोमेटिक मंच पर भारत के साथ कूटनीतिक समानता हासिल कर पाएगा। पाकिस्तान लंबे समय से सार्क का उपयोग भारत के साथ अपने विवादों को उठाने के लिए करना चाहता है और वो खुद को एक पीड़ित देश के तौर पर पेश करता है। सार्क सर्वसम्मति के सिद्धांत पर चलता है, यानी किसी भी फैसले पर हर किसी की सहमति से ही बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान इसका फायदा उठाकर भारत की बड़ी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार योजनाओं को आसानी से ब्लॉक कर सकता है, जैसा वो पहले भी कर चुका है।
वहीं भारत की फिलहाल सार्क को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि भारत की जो नीति है वो क्लियर है, स्पष्ट है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ बिल्कुल नहीं चल सकते। पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद बंद नहीं करता तब तक भारत किसी भी द्विपक्षीय या क्षेत्रीय मंच पर उसके साथ नहीं बैठेगा। भारत के पास अब सार्क से कहीं ज्यादा प्रभावी और प्रगतिशील वैश्विक और क्षेत्रीय मंच मौजूद हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि भारत के लिए सार्क कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, और कितना भारत उसके लिए लालान्वित है और कितना भारत उससे दूर जाना चाह रहा है। और सार्क को लेकर ये देश, बाकी देश भारत के अलावा कितने ज्यादा लालान्वित है भारत से जुड़ने के लिए। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब इस मुद्दे पर आपकी निजी राय क्या है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।